1.7 गैरी बीलफील्ड। हाँ, वे पियोरिया में टी बॉन्ड का व्यापार करते हैं वर्षों से। मैंने BLH नाम सुना है, जिसका उल्लेख फ्यूचर्स में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में किया गया है। बाजार, विशेष रूप से टी बॉन्ड, दुनिया का सबसे बड़ा वायदा बाजार। मैंने मान लिया था कि BLH बहुत बड़ा था ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, लेकिन देश के सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों की तलाश में मैंने पाया कि BLH मूल था कॉली सिंगल इंडिविजुअल, गैरी बीलफील्ड। गैरी बीलफील्ड कौन है? प्राथमिक वॉल स्ट्रीट संस्थानों को टक्कर देने के लिए उन्हें पूंजी कहां से मिली? टी बॉन्ड वायदा बाजार में एक बड़ी ताकत। बीलफील्ड ने अपने व्यापारिक करियर की शुरुआत 25 साल से की थी, पहले मात्र $1000 के निवेश के साथ। सबसे पहले उसकी पूंजी इतनी सीमित थी कि उसने खुद को सीमित कर लिया। एकल मकई अनुबंध का व्यापार करना, सापेक्ष ठहराव के समय सबसे छोटे वायदा अनुबंधों में से एक। कृषि कीमतों में इस बेहद मामूली शुरुआत से बीलफील्ड ने अंततः अपना खाता बनाया। चौंकाने वाला अनुपात। उसने ऐसा कैसे किया था? बीलफील्ड विविधीकरण में विश्वास नहीं करता है। उनका व्यापारिक दर्शन यह है कि आप एक क्षेत्र चुनें और उस पर विशेषज्ञ बने। अपने अधिकांश व्यापारिक करियर के लिए सोयाबीन परिसर और अधिक मामूली हद तक संबंधित अनाज बाजारों ने ध्यान का केंद्र बिंदु प्रदान किया। हालांकि बीलफील्ड में शुरू से ही एक पूर्णकालिक व्यापारी बनने की इच्छा थी, लेकिन उनकी छोटी पूंजी आधार ने अपने व्यापार को अंशकालिक प्रयास तक सीमित कर दिया। उन शुरुआती वर्षों में उन्होंने दौड़ धूप करके अपना जीवन यापन किया, एक छोटा ब्रोकरेज कार्यालय। उन्हें जिस समस्या का सामना करना पड़ा वो यह थी कि वो बिना किसी स्वतंत्र व्यापारी के कैसे थे धन एक पेशेवर व्यापारी बनने के लिए पर्याप्त पूंजी आधार विकसित कर सकता है। बीलफील्ड का मजबूत अपने पूंजी आधार में यह छलांग लगाने की इच्छा ने उन्हें एक बड़ा जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। यदि अविवेकपूर्ण नहीं तो जोखिम। 1965 तक बीलफील्ड ने बड़ी मेहनत से अपनी शुरुआती $1000 हिस्सेदारी $10,000 तक बना ली थी। उसके आधार पर सोयाबीन बाजार का मौलिक मूल्यांकन, साथ ही उनके पूर्व द्वारा सहमति राय कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थॉमस हिरेनॉमस, बीलफील्ड का दृढ़ विश्वास था कि कीमतें उच्च जाना होगा। सब कुछ या कुछ भी नहीं के खेल में उन्होंने 20 सोयाबीन अनुबंध खरीदे, जो एक बहुत ही उच्च लीवरेज की स्थिति ने उनके $10,000 खाते के आकार को देखते हुए केवल 10% की कीमत में गिरावट का असर होगा उसके खाते को पूरी तरह से मिटा दिया, जबकि काफी कम गिरावट के लिए पर्याप्त होता एक मजबूर परिसमापन मार्जिन कॉल उत्पन्न करें। प्रारंभ में कीमतें कम हो गईं और बीलफील्ड आ गया उस हानिकारक मार्जिन कॉल के खतरनाक रूप से करीब, लेकिन वो कायम रहा और कीमतें अंततः उलट गईं। उल्टा, जब तक उन्होंने स्थिति को समाप्त कर दिया, तब तक उन्होंने उस एकल पर अपनी इक्विटी को 2 गुना से अधिक कर दिया था। व्यापार। उस व्यापार ने बीलफील्ड को पूर्णकालिक बनने के अपने बहुप्रतीक्षित लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। व्यापारी बीलफील्ड ने अपना खाता निरंतरता के साथ बनाया। 1980 के दशक के प्रारंभ तक बीलफील्ड का व्यापारिक आकार इस बिंदु तक बढ़ गया था कि सरकार ने सोयाबीन में सट्टा स्थिति की सीमा स्थापित की थी और अनाज बाजार एक बाधा बन रहे थे। में एक विशेष रूप से खराब व्यापार द्वारा सहायता प्राप्त यह कारक 1983 में सोयाबीन बाजार ने बीलफील्ड को अपना ध्यान टी बॉन्ड वायदा बाजार में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय कोई स्थिति सीमा नहीं थी। हालांकि एक स्थिति सीमा अंततः टी बॉन्ड बाजार में 10,000 अनुबंध सीमा सोयाबीन में 600 अनुबंध की सीमा को बौना कर देती है। 1983 सोयाबीन का नुकसान सबसे अच्छी बात हो सकती है जो कभी बीलफील्ड को हुई थी। टी में उनकी पारी बॉन्ड उस तल के साथ मेल खाते हैं। वो बहुत तेज और दृढ़ हो गया सही समय पर एक बड़ी लंबी टी बॉन्ड स्थिति।
जब मध्य के दौरान ती बॉन्ड बाजार में विस्फोट हुआ 1984 से 1986 की शुरुआत तक, बीलफेल्ड भारी मुनाफा कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी क्षमता एक लंबी अवधि के कदम के लिए एक प्रमुख स्थिति के साथ रहने से उसे अपने समयबद्ध व्यापार का लाभ उठाने की अनुमति मिली। उसी के साथ अधिकांश पेशेवर व्यापारियों द्वारा प्राप्त की गई डिग्री से कहीं अधिक डिग्री प्रारंभिक स्थिति। यह लंबी थी बॉन्ड स्थिति बीलफेल्ड का अब तक का सबसे अच्छा व्यापार था और उसे ए में पहुंचा दिया नया सोपान। संक्षेप में यह कहानी है कि कैसे एक लॉट का मक्के का व्यापारी थी बॉन्ड वायदा बन गया सबसे प्रमुख संस्थागत बाजार सहभागियों के रूप में एक ही लीग में व्यापारी। बीलफेल्ड को उच्च स्तर के बड़े पैमाने के व्यापारी की लोकप्रिय छवि से और नहीं हटाया जा सकता है। वायदा कारोबार का लीवरेज क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े बंधन में से एक को खोजने की शायद ही कोई उम्मीद करेगा। पियोरिया के व्यापारी अपने गृह नगर से बीलफेल्ड का लगाव इतना मजबूत है कि उन्होंने विचार करने से इनकार कर दिया शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के फर्श पर एक व्यापारी बनना, क्योंकि इसका मतलब देना होता अपनी पोषित जीवन शैली को। वो छोटे शहर के मॉडल अमेरिकी नागरिक का प्रतीक है। ईमानदार, कठोर काम करना, परिवार और समुदाय के लिए समर्पित। बीलफेल्ड के प्रमुख लक्ष्यों में से एक वापस हल जोतना रहा है। अपने व्यापार व्युत्पन्न धन का हिस्सा अपने गृह नगर को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं में। मैंने बीलफेल्ड का उनके बड़े आराम से सुसज्जित कार्यालय में साक्षात्कार किया। विशाल रैपराउंड डेस्क कॉन्फ़िगरेशन को 10 कोट स्क्रीन द्वारा फ्लैंक किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स की इस विशाल श्रृंखला के बावजूद बीलफेल्ड था कम कुंजी वाला। मेरे द्वारा उनके कार्यालय में बिताई गई दोपहर के दौरान उन्होंने शायद ही कभी स्क्रीन पर नजर डाली, और यह कठिन है किसी भी समय कोट मशीनों की विशाल सरणी के बावजूद उसे किसी भी समय उन्मादी रूप से व्यापार करने की कल्पना करने के लिए। बीलफेल्ड कुछ शब्दों का मृदुभाषी व्यक्ति है। वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति भी हैं जो लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने में झिझक ऐसा न हो कि यह डींग मारने जैसा लगे। उनका बहुत ही रूढ़िवादी स्वभाव उन्हें हानिक प्रतीत होने वाले विषयों से भी बचने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, चर्चा करने के एक बिंदु पर एक वर्ष में अपने शुद्ध व्यापार घाटे के कारण उन्होंने मुझे अपना टेप रिकॉर्डर बंद करने के लिए कहा। मैं कर सकता हूँ, शायद ही कल्पना करें कि वो क्या कह सकता है कि इस एहतियाती उपाय की आवश्यकता है। ऑफ द रिकॉर्ड टिप्पणियां चौंकाने वाली से दूर साबित हुईं। यह पता चला कि उस वर्ष उसके व्यापारिक घाटे थे। शिकागो में उनकी सदस्यता सहित अन्य प्रतिबद्धताओं में एक अति विस्तार से प्रभावित बोर्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऐसी स्थिति जिसके लिए शिकागो की लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है। एपी मूल रूप से वो उद्धृत करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वो यह नहीं दिखाना चाहता था कि वो था अपनी अन्य जिम्मेदारियों को दोष देना, जिसे उन्होंने अपने प्राकृतिक दायित्वों का हिस्सा समझा, अपने व्यापार के लिए नुकसान। बीलफेल्ड की संक्षिप्त प्रकृति, विनय और रूढ़िवाद के संयोजन ने इसे बहुत कठिन बना दिया। साक्षात्कार वास्तव में यह एकमात्र साक्षात्कार था जिसे मैंने आयोजित किया था जिसमें औसत लंबाई प्रश्न प्रतिक्रियाओं की औसत लंबाई से अधिक लंबे थे। मैंने साक्षात्कार को हटाने पर विचार किया पुस्तक से, एक आकर्षक विकल्प, क्योंकि मेरे पास सामग्री की अधिकता थी। हालांकि मुझे बीलफेल्ड मिला। कहानी इतनी सम्मोहक और उसका चरित्र इतना मजबूत कि मैं आसान रास्ता निकालने के लिए अनिच्छुक था। के तौर पर समझौता, मैंने इस अध्याय को कथा पक्ष पर भारित किया और साक्षात्कार अनुभाग को कुछ तक सीमित कर दिया। अंश बाजारों का विश्लेषण और व्यापार करने में आपका मूल दृष्टिकोण क्या है? मैं हमेशा मुख्य रूप से मौलिक विश्लेषण पर निर्भर रहने की कोशिश करता हूँ। हालांकि जब से मैंने पाया कि यह बहुत कठिन था सभी बुनियादी बातों को जानने के लिए,
आमतौर पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यदि आपके पास 80% टुकड़े। मैंने सोचा था कि मेरे मौलिक होने के मामले में वापस गिरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। विश्लेषण गलत था। मुझे लगता है कि आप तकनीकी विश्लेषण को पूरक के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। सही। मैंने अपना खुद का ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम विकसित किया। क्या आप इस प्रणाली को किसी भी सुसंगत तरीके से व्यापार करते हैं? मैं मुख्य रूप से एक बैकअप के रूप में सिस्टम का उपयोग मुझे यह बताने के लिए करता हूं कि किसी स्थिति से कब बाहर निकलना है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? 1988 की शुरुआत में बॉन्ड बाजार मुख्य रूप से लंबा था क्योंकि मैं कमजोर होने की उम्मीद कर रहा था। अर्थव्यवस्था मार्च की शुरुआत तक सब कुछ लक्ष्य पर लग रहा था जब बॉन्ड बाजार शुरू हुआ नीचे किनारा। किसी बिंदु पर आपको कहना होगा कि आप गलत हैं। इस मामले में मेरे सिस्टम ने मुझे प्रदान किया मेरी हार की स्थिति से बाहर निकलने के तर्क के साथ। उस व्यापार में क्या गलत हुआ? मूल रूप से अर्थव्यवस्था मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक मजबूत थी। मैंने सोचा था कि वहां एक होगा। अक्टूबर 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश से वास्तव में भौतिक होने की तुलना में बड़ा डर कारक बचा है। प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणालियों के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे अच्छी बात जो कोई भी शुरू करते समय कर सकता है वो यह सीखना है कि एक प्रवृत्ति प्रणाली कैसे काम करती है। ट्रेडिंग के कुछ समय के लिए ट्रेंड सिस्टम नए ट्रेडर को मुनाफे को चलने देने और घाटे में कटौती करने का सिद्धांत सिखाएगा। कम यदि आप केवल एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग करके अनुशासन सीख सकते हैं। यहाँ तक अस्थायी रूप से यह होगा एक व्यापारी के रूप में सफल होने की अपनी बाधाओं को बढ़ाएं। क्या जनता को बेचे जाने वाले सिस्टम के बारे में आपकी कोई राय है? मैंने कुछ साल पहले इनमें से कुछ प्रणालियों को देखा और पाया कि वे आम तौर पर बहुत अधिक बनाते हैं व्यापार। यदि कोई सिस्टम बहुत बार ट्रेड करता है तो लेन देन की लागत बहुत अधिक होगी। एक ऐसा कारक जो सिस्टम के काम करने की संभावना को काफी कम कर देता है। मुझे लगता है कि व्यवहार्य होना चाहिए। एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली मध्यम से लंबी अवधि के लिए होनी चाहिए। अधिक संवेदनशील सिस्टम बस बहुत अधिक उत्पन्न करते हैं। आयोग व्यापारिक आदतों को सीखने के लिए एक प्रशिक्षण वाहन प्रदान करने के अलावा, क्या आपको लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम एक प्रभावी व्यापारिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं? मैं किसी को भी सलाह दूंगा जो एक प्रणाली विकसित करता है जो इसे अपने निर्णय के साथ जोड़ती है। अन्य में शब्दों में, उन्हें आधा पैसा एक सिस्टम पर और दूसरा आधा अपने निर्णय का उपयोग करके व्यापार करना चाहिए। बस अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्या आप इस तरह व्यापार करते हैं? मैं अब की तुलना में सिस्टम पर अधिक ध्यान देता था। मूल रूप से मैं सिर्फ अपने फैसले पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अपना निर्णय अधिक विश्वसनीय है, या क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है साथ ही वे करते थे? उन्होंने पहले की तरह काम नहीं किया है क्योंकि बहुत से लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। जब भी बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, तो बाजार के दौर से गुजरेगा समायोजन। बॉन्ड बाजार का मूल रूप से मूल्यांकन करने में आप किन प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 4 अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं: मुद्रास्फीति की उम्मीदें, डॉलर, व्यापार संतुलन और बजट घाटा। आप 25 वर्षों से अधिक समय से व्यापार कर रहे हैं, अधिकांश की तुलना में बहुत लंबी अवधि। अन्य व्यापारी, क्या कोई एकल व्यापार है जो सबसे नाटकीय के रूप में सामने आता है? ऐसे कुछ ट्रेड हैं जो नाटकीय के रूप में योग्य होंगे, लेकिन जो सबसे अलग है 1983 और 1984 में बॉन्ड बाजार के निचले हिस्से को चुनने का मेरा प्रयास प्रमुख रूप से था। आपने बॉन्ड खरीदने की कोशिश कब शुरू की? जब बॉन्ड 63-66 के क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे, तब मैंने बॉटम लेने की कोशिश शुरू की। व्यापार करते समय आपने कितने जोखिम की अनुमति दी? आमतौर पर कहीं भी से अंक तक।
टी बॉन्ड फ्यूचर्स में 1.32 टिक के बराबर होता है। 1.4 $1,000 प्रति अनुबंध के बराबर है। इसलिए यदि आपने कोई ऐसी जगह चुनने की कोशिश की जो अच्छी लगे और वह काम न करे, तो आप जमानत देकर कोशिश करेंगे फिर से दूसरी जगह। सही। चूंकि बॉन्ड अंततः 50 के दशक में गिर गए, मुझे लगता है कि आपके खिलाफ कुछ हमले हुए होंगे इससे पहले कि आप अंत में सही जगह पर लंबे समय तक चले। हाँ, समय के साथ कई नुकसान हुए। क्या आपको याद है जब आप आखिरकार उस बिंदु पर पहुंच गए जहां आपको पहुंचना नहीं था बाहर? मैं मई 1984 में वास्तव में तेज हो गया, जब उन्होंने 13.93 की उपज पर 5 साल के नोटों की नीलामी की। मैंने खा लिया 1974 से बैंकिंग में शामिल हैं, और उस समय हमें इसके लिए कोई योग्य उधारकर्ता नहीं मिला। 13% पर 3 साल का ऋण। फिर भी यहाँ सरकारी 5 साल के नोट लगभग पूरे भर बिक रहे थे, उस स्तर से ऊपर प्रतिशत अंक। इसके अलावा यह उस समय की बात है जब हम ऊंचाई पर थे। पियोरिया में मंदी, बेरोजगारी 20% के करीब पहुंच रही थी और कृषि संकट गहराता जा रहा था। मुझे लगा कि शायद ब्याज दरें काफी अधिक हो गई हैं। उस समय से अप्रैल 1986 तक एक लंबे समय से टी बॉन्ड का भारी कारोबार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरा सबसे अच्छा व्यापार था और अब तक का सबसे लंबा चलन। अच्छे व्यापार के तत्व क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने विजेताओं के साथ रहने और अपने से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका होना चाहिए। हारे हुए आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं कि आप लंबी अवधि का फायदा उठाने के लिए जीतने की स्थिति में बने रहें। रुझान, आप समय से पहले मुनाफा लेने के प्रलोभन से कैसे बचते हैं? अनुशासन और धैर्य सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं किसी व्यापार के बारे में पहले अच्छी तरह से सोचूं। इसे लगाना। आपको विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए अपनी रणनीतियों की एक योजना विकसित करने की आवश्यकता है। उस रास्ते, आप हर समाचार से प्रभावित नहीं होंगे जो बाजार में आते हैं और कीमतों में वृद्धि का कारण बनते हैं या नीचे। इसके अलावा यह एक दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त करने में बहुत मदद करता है जिसे आपने वास्तव में करके प्राप्त किया है। तुम्हारा गृह कार्य। आप उस दीर्घकालिक उद्देश्य को एक सुरक्षात्मक स्टॉप के साथ जोड़ते हैं जिसे आप स्थानांतरित करते हैं क्योंकि स्थिति आपके रास्ते में जाती है। वैकल्पिक रूप से, जब आप संकेत देने के लिए एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। व्यापार से बाहर हो जाना चाहिए। अपने उद्देश्य के बारे में सोचकर और प्राप्त करने की रणनीति बनाकर यदि बाजार का रुझान बदलता है, तो आप अपनी जीत में बने रहने की संभावना को काफी बढ़ा देते हैं। पदों, ज्यादातर व्यापारी क्यों हारते हैं? वे ओवरट्रेड करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कमीशन को कवर करने के लिए बहुत कुछ सही होना चाहिए। एक सफल व्यापारी के लक्षण क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन। मुझे यकीन है कि हर कोई आपको यही बताता है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए धीरज। यदि आपके पास एक अच्छा व्यापार है, तो आपको इसके साथ रहने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, आपको साहस चाहिए बाजार में जाने के लिए, और साहस पर्याप्त पूंजीकरण से आता है। चौथा, आपके पास एक होना चाहिए हारने की इच्छा, जो पर्याप्त पूंजीकरण से भी संबंधित है। पांचवां, आपको करने की तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। जीत हारने की इच्छा को छोड़कर वे तत्व काफी सीधे लगते हैं। क्या आप कर सकते हैं उस पर व्याख्या करें? आप में यह रवैया होना चाहिए कि यदि कोई व्यापार हार जाता है, तो आप उसे बिना किसी समस्या के संभाल सकते हैं और आ सकते हैं अगला व्यापार करने के लिए वापस। आप हारने वाले व्यापार को भावनात्मक रूप से अपने पास नहीं आने दे सकते। क्या आप इस बारे में और बात कर सकते हैं कि साहस से आपका क्या मतलब है? यदि 260 पौंड फुलबैक लाइन के माध्यम से चल रहा है और 175 पौंड लाइनबैकर को उसे रोकना है, तो वो उसके भीतर जाने का साहस होना चाहिए।
इसमें भाग लेने में सक्षम होने के लिए आपको उस तरह के साहस की आवश्यकता है। बाजार अगर हर कोई डॉलर में तेजी है और येन तेजी से कम है, तो इसे फीका करने के लिए साहस चाहिए। वो प्रमुख सहमति और येन खरीदें। आप सफलता को कैसे आंकते हैं? अधिकांश लोग सफलता का न्याय इस बात से करेंगे कि वे अपने क्षेत्र में कितना अच्छा करते हैं। एक शिक्षक सफलता का न्याय करेगा छात्र कितना अच्छा करते हैं और वे जीवन में कैसे गुजरते हैं। एक व्यापारी शायद सफलता का न्याय करेगा चाहे वो बाजार में जीतता है या हारता है। व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए, आप सफलता को कैसे आंकते हैं? मैं जो पैसा जमा करता हूँ, उससे मैं सफलता का आकलन करता हूँ। चीजों में से एक है कि मेरी पत्नी और मैं एक नींव स्थापित करने के लिए किया है ताकि हम अपनी कुछ सफलता के साथ साझा कर सकें, विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करके समुदाय। क्या यह नींव वो है जिसे आप केवल निधि देते हैं, या क्या आपका चलने में व्यवहारिक संबंध है? यह मैं और मेरा परिवार विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और यह तय करने में सीधे तौर पर शामिल हैं कि किन परियोजनाओं को करना है। निधि, आपने यह नींव कब स्थापित की? 1985 में, लेकिन मैंने इस विचार के बारे में 1970 के दशक की शुरुआत में ही सोचा था। मैंने हमेशा योजना बनाई थी कि अगर मुझे सफल होना है, तो मैं समुदाय की मदद के लिए एक नींव स्थापित करूंगा। क्या आपको लगता है कि यह दीर्घकालिक लक्ष्य आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी क्योंकि व्यापारी? हाँ, मुझे लगता है कि इससे मदद मिली। शुरुआती व्यापारी के लिए आपके पास क्या सलाह है? जब आप शुरुआत कर रहे हों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत पीछे न रहें क्योंकि यह बहुत कठिन है फिर से लड़ाई करना। अधिकांश व्यापारियों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है जो शुरुआत में बहुत बड़े होते हैं। वे जोखिम लेने के बारे में पर्याप्त रूप से चयनात्मक नहीं होते हैं। इस बिंदु पर बीलफेल्डेट ने मुझे टेप रिकॉर्डर बंद करने के लिए कहा। उन्होंने प्रासंगिकता के बारे में बात की और ट्रेडिंग के लिए पोकर रणनीति का अनुप्रयोग। टिप्पणियों को रिकॉर्ड से दूर रखने का उनका कारण था कि वो जुए के रूप में व्यापार की छवि में योगदान नहीं करना चाहता था। मुझे उसकी सादृश्यता मिली, विशेष रूप से अनुसमर्थन, और अंत में उसे इसे रिकॉर्ड में रखने के लिए राजी किया। क्या आप ट्रेडिंग और पोकर के बीच अपनी सादृश्यता की व्याख्या कर सकते हैं? मैंने बहुत कम उम्र में पोकर खेलना सीख लिया था। मेरे पिता ने मुझे प्रतिशत हाथों से खेलने की अवधारणा सिखाई। आप केवल हर हाथ नहीं खेलते हैं और हर कार्ड के माध्यम से बने रहते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, आपके खोने की संभावना बहुत अधिक होगी। आपको अच्छे हाथों से खेलना चाहिए और छोड़ देना चाहिए गरीब हाथ। पूर्व को जब्त करना, जब अधिक कार्ड टेबल पर हों और आपके पास बहुत हो मजबूत हाथ। दूसरे शब्दों में, जब आपको लगता है कि प्रतिशत आपके पक्ष में तिरछा है, तो आप उठाते हैं और उस हाथ को मूठ से बजाओ। यदि आप पोकर रणनीति के समान सिद्धांतों को व्यापार में लागू करते हैं, तो यह आपके जीतने की संभावना को बढ़ाता है उल्लेखनीय रूप से। मैंने हमेशा सही की प्रतीक्षा करके धैर्य की अवधारणा को ध्यान में रखने की कोशिश की है। व्यापार जैसे आप पोकर में प्रतिशत हाथ की प्रतीक्षा करते हैं। यदि कोई व्यापार सही नहीं दिखता है, तो आप निकल जाते हैं और एक छोटा सा नुकसान उठाना, यह एक गरीब हाथ से बाहर निकलकर पूर्व को जब्त करने के बराबर है। पोकर में दूसरी ओर, जब प्रतिशत आपके पक्ष में प्रबल प्रतीत होते हैं, तो आपको होना चाहिए आक्रामक, और वास्तव में जिस तरह से आप अच्छे हाथों को उठाते हैं, उसी तरह व्यापार का लाभ उठाने का प्रयास करें। पोकर बीलफेल्डेट की कहानी एक प्रेरक उदाहरण प्रदान करती है कि एक तरफ धैर्य के साथ क्या हासिल किया जा सकता है और दूसरी ओर एक आक्रामक व्यापारिक शैली। यहाँ एक व्यक्ति है जो एक छोटे से शुरू करते हैं, धन की राशि, स्वतंत्र रूप से काम करना और कर्मचारियों या विस्तृत प्रौद्योगिकी के लाभ के बिना दुनिया के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। इसके अलावा
अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के कारण और कार्यों, उनकी अंतिम सफलता ने पूरे समुदाय को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गैरी बीलफेल्ड के साक्षात्कार का जो हिस्सा मुझे सबसे अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण लगा, वो था उनकी सादृश्यता पोकर और ट्रेडिंग। इस सादृश्य में बीलफेल्ड के मुख्य बिंदु की तुलना करना भी दिलचस्प है। जेम्स रोजर्स द्वारा दी गई इसी तरह की सलाह, सही व्यापार के साथ आने की प्रतीक्षा करने का धैर्य रखें।